श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी केंद्र रायपुर के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार तेज बनी हुई है। हर रोज औसतन 15,000 के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही रोजाना लगभग 200-250 लोगों की मृत्यु भी हो रही है। इस रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए राज्य के सभी जिलों में लॉकडाउन भी लगाया गया है। लेकिन इसके बावजूद यदि हम रायपुर और दुर्ग जिलों को छोड़ दें तो बाकी जिलों में अभी कोरोना संक्रमण के मामलों में अपेक्षित कमी नहीं आई है। श्रोताओं, कोरोना संक्रमण की यह दूसरी लहर इतनी खतरनाक क्यों है? इस बार संक्रमण के लक्षण क्या हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है? इन्हीं सब विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं प्रदेश के वरिष्ठ चिकित्सक और रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शासकीय मेडिकल अस्पताल के क्रिटिकल केयर विभाग के प्रभारी डॉक्टर ओपी सुंदरानी। डॉक्टर सुंदरानी, हम इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले तो ये जैसा कि आप जानते ही हैं, क्योंकि आप दिनों दिन लोगों को इस समय देख रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, इस समय चारों तरफ एक चिंता, दहशत और तनाव का वातावरण देखा जा रहा है। कोरोना की पहली लहर की यदि हम बात करें तो लोगों में इस तरह की घबराहट या तनाव नहीं देखा गया था, लेकिन इस समय यह तनाव जो है वो चरम पर है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि अब जो है वो लोग काफी बड़ी तादाद में संक्रमित भी हो रहे हैं, मृत्यु दर भी ज्यादा है। तो सर, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस समय कोरोना वायरस के कौन से वेरिएंट या यूं कहें कि उसका कौन सा रूप इस समय छत्तीसगढ़ में मौजूद है, और अभी ये भी सरकार ने बताया है कि आंध्र प्रदेश में कोई एक ऐसा वेरिएंट मिला है जो कि ज्यादा खतरनाक है और उसके भी छत्तीसगढ़ आने की आशंका है। इसीलिए जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें अतिरिक्त सावधानी भी बरती जा रही है। और अब ये भी देखने में आ रहा है सर कि जो नया वेरिएंट है उसमें उसके लक्षण क्या है, क्योंकि अब लक्षण भी थोड़ा सा बदल रहे हैं इसके, और कई बार एसिम्प्टोमेटिक होता है, व्यक्ति समझ में नहीं आता है। तो क्या लक्षण हैं जिनसे पता चल सके कि कोई व्यक्ति कोविड संक्रमण की चपेट में आ गया है? सबसे पहले जो हमने अभी सेकंड वेव फेस कर रहे हैं जी, ये डेफिनेटली फर्स्ट वेव से बहुत ज्यादा डेंजरस था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स एज वेल एज इन सीवियरिटी। दोनों ही चीजों में हमने एक टफ टाइम फेस किया है जी। नंबर्स के टर्म्स में मैं बोलूँ तो नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनको ऑक्सीजन की नीड आई और जिनको वेंटिलेटर्स लगे या आईसीयू की जरूरत पड़ी, ये नंबर्स बहुत ज्यादा थे। सीवियरिटी की भी बात करें तो जो सिम्टम्स थे वो बहुत ज्यादा सीवियर मिले। पिछले बार की तरह नहीं था कि फीवर 1 या 2 दिन माइल्ड होके चला गया। इस बार जो लोग होम आइसोलेशन में रहे उन्होंने भी एक टफ टाइम फेस किया। भले ही उनको ऑक्सीजन की कमी न हुई, पर फीवर या बुखार जो था वो हाई ग्रेड आता था और लंबे समय तक चला। तो सीवियरिटी एंड नंबर्स दोनों ही बहुत ज्यादा थे। देखिए, म्यूटेशन वायरस का नेचर है। एक वायरस हमेशा म्यूटेट होता है, ये उनका टेंडेंसी है। कुछ वायरस म्यूटेट होने के बाद समय के साथ धीरे धीरे सीवियरिटी उनकी कम होती है या वो कमजोर पड़ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस बार ये वायरस म्यूटेट होने के बाद ज्यादा ताकतवर हो गया, ज्यादा ताकतवर इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्टिविटी एंड सिम्टम्स। जो सीवियरिटी है दोनों ही इस बार ज्यादा हुए, जिस वजह से हमने एक टफ टाइम रायपुर और दुर्ग में फेस किया। और जैसा कि आपका कहना है कि जरा से केसेस कम जरूर हुए हैं, देखिए प्रोबेबली हम ये कह सकते हैं कि हमने एक पीक फेस किया और हम अब प्लेटो की तरफ चल रहे हैं। दूसरा, लॉकडाउन ने हमारी बहुत मदद करी बट साथ में ये ऑब्जर्वेशन भी है कि ये लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में नंबर ऑफ केसेस 14-15 दिनों के बाद कम आना स्वाभाविक है। पेरीफेरी में अब ये डिजीज धीरे धीरे पेरीफेरी की तरफ जा रही है, तो रूरल एरियाज में अब नंबर्स बढ़ रहे हैं। वी आर फेसिंग ए टफ टाइम विद रूरल पॉपुलेशन। धीरे धीरे गांव की तरफ या शहर के आजू बाजू के एरिया में ये सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। तो म्यूटेशन कौन सा है, कौन सा वेरिएंट है, ये बताना अभी संभव नहीं होगा, क्योंकि जीन सीक्वेंसिंग करना हर केसेस में इस समय संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि लैब्स के ऊपर आरटीपीसीआर का प्रेशर ही बहुत ज्यादा है। तो उसमें जीन सीक्वेंसिंग करना, बिकॉज चाहे वेरिएंट कुछ भी हो, ट्रीटमेंट तो हमें वही करना है और हमें जल्दी से जल्दी टेस्ट करना है। लैब्स पे ये बर्डन डालने के बदले कि हर मरीज का जीन सीक्वेंसिंग करे, रादर ये है कि वो ये बता दे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल।
तो सेकेंड वेव में जो सिम्टम्स हैं वो कुछ तो कॉमन सिम्टम्स ही रहे कि फीवर, बुखार, गले में खराश, सर्दी, बदन में दर्द, कमजोरी, सांस में दिक्कत, जी, डायरिया, लूज मोशन होना। दूसरी चीज हमने जो ऑब्जर्व करी, इस बार बच्चों में ये इन्फेक्शन ज्यादा मिला। जी, पिछले बार बच्चों में ये संक्रमण न के बराबर था, जिनको आता था उन्हें सिम्टम्स तो हार्डली कुछ मिलते थे। बट इस बार हमने बच्चों को हाई ग्रेड फीवर भी देखा और कुछ बच्चों को ऑक्सीजन लगते भी देखा, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं था हमारे लिए, और ये कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि वायरस धीरे धीरे ज्यादा घातक होता गया समय के साथ। तीसरी चीज जो अभी हमें ध्यान देनी है कि ऑक्सीजन का लेवल कभी भी अचानक से कम नहीं होता। जी, हर चीज, हर बार हम यही सुनते हैं, जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं बहुत लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, वो हर बार एक ही चीज कहते हैं कि अचानक से कम होगा। देखिए, ऑक्सीजन कभी भी अचानक से कम नहीं होगा। जो परसेंटेज होता है SpO2 जिसको कहते हैं, ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो होता है, वो 100% से लेकर 92% आने में बहुत ज्यादा समय लगता है। जी, बहुत स्लो होता है। जी, 92 के बाद जो फॉल होता है वो बहुत रैपिड होता है। जी, गलती या चूक एक जगह होती है कि जो किसी इंसान का नॉर्मली अगर 98 था, 99 था, किसी का 100 था या 96 था, 97 था, उनका जब वो जो गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, तय है कि 93 के नीचे आपको हॉस्पिटल में रश करना है, आपको नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाना है। जी, चूक उन लोगों के साथ हो जाती है जो 99 के बाद 94 जब आता है तब वो अलर्ट नहीं होते हैं, उनको लगता है स्टिल वी आर इन द सेफ लिमिट। जी, 93 होता है तो उनको लगता है एक ही बार तो कम हुआ। आप सर ये बिल्कुल सही बता रहे हैं कि वो एकदम से कम नहीं होता है। इस पर हम बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सर उससे जस्ट पहले, इसकी जो पहले वाली स्टेज है उसको मैं आपसे विस्तार से जानना चाहता हूं कि ये ऑक्सीजन लेवल कम होने की दशा आती ही क्यों है, ये कहाँ लोगों से चूक हो रही है, इसके बारे में प्लीज हमें पहले बताएं, उसके बाद सर हम इस पर चर्चा करते हैं। हाँ, देखिए, ऑक्सीजन लेवल कम होने, कुछ लोगों में तो सब कुछ अच्छा ट्रीटमेंट देने के बाद, परफेक्ट ट्रीटमेंट के बाद भी हर किसी का इम्यून रिस्पॉन्स है, उनमें ऑक्सीजन की कमी होगी सब कुछ करने के बाद भी, क्योंकि उनकी बॉडी उस वे में रिएक्ट करेगी। बट बहुत सारे केसेस में ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस, टेस्टिंग डिले हो जाती है। टेस्टिंग क्यों डिले हो जाती है? एक डिनायल का एटीट्यूड है आज भी कोविड को लेके कि मेरी सर्दी खांसी इज नॉट कोविड, दिस कैन नॉट बी कोविड, ये कोरोना नहीं हो सकता, ये तो एक सीजनल फीवर है। ठीक है, बुखार आता है तो हम अपने आप को ये एक्सक्यूज दे देते कि 2 दिन से रात को नींद पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए हल्का हल्का बदन में दर्द है और हल्का सा गर्म लग रहा है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोविड नहीं है। लूज मोशन हुआ तो कल मैंने कुछ और उल्टा सीधा खा लिया था, इसलिए मुझे लूज मोशन हुआ। देखिए, ये सारी चीजें सही हो सकती हैं, बट हमें ये समय एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है, या लापरवाही करने का नहीं है, या डिले करने का नहीं है, अलर्ट रहने का है। दूसरी समस्या इस बार हमने फेस की कि लोगों ने पिछले बार सबको ट्रीटमेंट, टेलीफोनिक ट्रीटमेंट चला, व्हाट्सएप पे ट्रीटमेंट मिले सबको, तो लोगों ने बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। जी, एक पॉइंट पे ये अच्छा भी है कि आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, दिस इज अ गुड थिंग, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। बट आप नेग्लिजेंट यहाँ पर हो गए कि आपने टेस्ट नहीं कराया क्योंकि आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। आपको लगा कि हम टेस्ट कराएंगे तो हम पॉजिटिव आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे तो हमें आइसोलेट होना पड़ेगा, हम अपने काम नहीं कर पाएंगे, हमें घर में रहना पड़ेगा। पर उसका नुकसान हो सकता है कि मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी और मैं दवाओं से ठीक हो गया, पर मैंने इस गलती के कारण इन्फेक्शन बहुत जगह पे फैला दिया, बाकी लोग भी संक्रमित हो गए, मेरे दोस्त भी संक्रमित हो गए, मैं बाजार गया, मैंने अनजाने लोगों को भी संक्रमित किया। अब उनमें से जिन की इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी, वो मेरे परिवार वाले भी थे, उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी, या वो पहले ही डायबिटीज के शिकार थे, किसी के यहाँ कोई किडनी के पेशेंट होंगे, किसी के यहाँ कोई कैंसर के पेशेंट होंगे, किसी की एज ज्यादा थी, वो जब संक्रमित हुए तो दिक्कत बढ़ गई। तो टेस्टिंग पे स्ट्रेस इसीलिए है। देखिए, ये बहुत आसान होता गवर्नमेंट के लिए कि जब टेस्टिंग के बाद भी यही ट्रीटमेंट देना है तो पहले से ही दे दो, लैब्स पे लोड ही क्यों पड़ता। देखिए, आप जब टेस्ट होते हैं, जब आप पॉजिटिव होते हैं, तो आपका एक एटीट्यूड चेंज होता है। आपको पता होता है कि अब मुझे अपने कमरे से नहीं निकलना है। आपको ये पता होता है कि ये बीमारी से मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। सर, इसमें जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को लक्षण आता है
और मान लीजिए गांव में रहता है, आसपास अभी टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो इस वजह से वो नहीं करा पा रहा है, या फिर उसने आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया लेकिन रिपोर्ट आने में देर लग रही है, 3 दिन 4 दिन या 5 दिन लग रहे हैं, इस अवधि में वो व्यक्ति क्या करे सर? देखिए, अगर सिम्टम्स हैं तो सबसे पहले एक चीज ये है कि गवर्नमेंट ने इस बार इतना अच्छा काम किया है कि एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पीएचसी जो है जी, वहां तक भी टेस्टिंग, उन लेवल्स पे भी टेस्टिंग पॉसिबल है जी, तो मैं कितना भी रिमोट एरिया में क्यों ना रहूं, मेरा टेस्टिंग फैसिलिटी मेरे घर से 10 किलोमीटर के तो अंदर ही होगा जी, 10 किलोमीटर आज की तारीख में बहुत बड़ी दूरी नहीं है। जी, मुझे जाके टेस्ट कराना चाहिए, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी है। जी, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि टेस्टिंग में 3 दिन लगेगा, मैं बहुत दूर हूं तो मैं टेस्ट नहीं कराता, मैं फोन पे ट्रीटमेंट चालू कर लेता हूँ। जी, कई बार मैं आसपास के लोगों से पूछ के बुखार की दवाइयां खा लेता हूँ। जी, यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि मैं जब ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर मैं बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं है मेरा हेल्थ केयर को, या मैं कोशिश करता हूँ कि क्यों जाना पड़े, दवाइयां खा के ठीक हो जाऊंगा, तो मैं कभी अपना ऑक्सीजन लेवल भी मॉनिटर नहीं करता। जी, जब आप टेस्ट करवाते हैं और आपको पता चलता है कि आप एक सस्पेक्ट है, भले ही रिपोर्ट नहीं आई है, एग्रीड, जी, क्योंकि लैब्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, रिपोर्ट्स आने में समय लग रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कंज्यूमेबल्स की सप्लाई का भी इश्यू है, पूरे देश में वही चीजों की जरूरत है, तो ऑब्वियसली सब जगह सप्लाई कट शॉर्ट हो जाती है। तो हमारे लैब्स फुल कैपेसिटी में कई बार इसलिए भी काम नहीं कर पाते क्योंकि रॉ मटेरियल की कमी हो जाती है, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है, जी, उस प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन नहीं है। पर जब आप डॉक्टर के संपर्क में आते हैं तो आपको एटलीस्ट ये एडवाइस मिल जाती है कि आपको ये चीजें मॉनिटर करनी है, ये चीजें होने से आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है। जी, वो आपको ये सलाह देते हैं कि भले ही आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है, आपने सैंपल दिया, मीन्स यू आर ए सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब ये कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आप पॉजिटिव हो, तो रिपोर्ट आते तक आप आइसोलेट रहे, अपने आप को अलग कर लें, लोगों से न मिले। प्रॉब्लम ये होती है कि मैं सैंपल दे देता हूँ, 4 दिन रिपोर्ट या 3 दिन या 48 घंटे जो भी समय लगा रिपोर्ट आने में, मैं उतने समय तक सबसे मिलता हूँ। मैं किसी को ये भी नहीं बताता कई बार कि मैंने सैंपल दिया है। जी, बाद में जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो पता चलता है कि मेरे कॉन्टैक्ट की लिस्ट कितनी लंबी हो गई थी और इन्फेक्टिविटी वायरस की ज्यादा है और वो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो सिम्टम्स आ गए हैं, भले ही आपका रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आया है या रिपोर्ट एवेटेड है, जी, आपको अपने आप को आइसोलेट करना है, डॉक्टर की निगरानी में रहना है, जी, ट्रीटमेंट फॉलो करना है, सारी सावधानियां बरतनी है। यही एक तरीका है कि हम डिजीज को कंटेन कर पाए। कंटेन करने का मतलब है कि हम फैलने से रोक सकें, और कोई तरीका नहीं है इसको फैलने। सर, अभी तक की जो चर्चा है उसमें अभी ये निष्कर्ष निकला है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोविड के लक्षण नजर आते हैं स्वयं में, सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त या इस तरह के, तो सबसे पहले वो तत्काल अपना कोविड टेस्ट कराए बिना डर के, और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक डॉक्टर से परामर्श करके वो दवाइयां शुरू कर दे, अपने आप को आइसोलेट कर ले, मतलब कि वो अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से एक दूरी बना ले, और अपने जो पैरामीटर्स हैं जैसे कि अपने टेम्परेचर, शरीर का तापमान और ऑक्सीजन लेवल वगैरह को वो दिन में कम से कम 2 से 3 बार मॉनिटर करता रहे। ये अभी है, इससे लोग जो है काफी हद तक गंभीर स्थिति में जाने से बच सकते हैं। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो गंभीर स्थिति में जाने से बचेंगे, दूसरा हम डिजीज को फैलाएंगे नहीं तो डिजीज कंटेन हो जाएगी। तो दोनों तरीके से फायदा होगा। आप अपने लिए भी जवाबदार हैं, अपने लिए भी एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन जैसा बिहेव कर रहे हैं, और पब्लिक के लिए भी आप एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं कि आपने डिजीज अनजाने में भी नहीं फैलाई। जी सर, एक बात और ये देखने में आ रही है कि कुछ मामलों में ये भी देखने में आ रहा है कि किसी व्यक्ति की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन बाद में अचानक जो है वो उसके फेफड़ों में संक्रमण पाया गया, उसका ऑक्सीजन लेवल गिर गया, एक निमोनिया के लक्षण उसमें नजर आए। इसकी क्या वजह हो रही है सर? देखिए, इसके 2 कारण हो सकते हैं। आरटीपीसीआर नेगेटिव आने के 2 कारण होते हैं। हर टेस्ट की एक लिमिटेशन होती है सर। आरटीपीसीआर भी 70% केस ही पिक करता है, 100 में से 30 केस मिस हो सकते हैं। टेस्ट का लिमिटेशन है, डिस्पाइट गोल्ड स्टैंडर्ड होने के टेस्ट का लिमिटेशन है। तो आज मेरा आरटीपीसीआर नेगेटिव आ सकता है, पर मुझे अगर सिम्टम्स हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा डॉक्टर की एडवाइस लेते रहें। तो मेरा अगर कोई पेशेंट है, या सपोज मैं आज सिम्टम्स आ जाते हैं मुझे, मैं अपना आरटीपीसीआर सैंपल देता हूँ, आरटीपीसीआर सैंपल नेगेटिव आ जाता है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है मेरे सिम्टम्स कोविड से मिलते जुलते हैं, वेरी
हो सकता है कोविड ना हो, ये एक सिंपल सीजनल वायरल फीवर भी हो सकता है जी, तो भी मैं अपने आप को आइसोलेट रखूंगा। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि डॉक्टर के संपर्क में रहे। ही विल एडवाइज यू, ठीक है आपका कोविड नेगेटिव है बट आपके सिम्टम्स कोविड जैसे हैं, आप अभी भी आइसोलेटेड रहिए, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। हो सकता है आपके डॉक्टर आपकी दोबारा RT-PCR भेजे जी, हो सकता है आप उसमें पॉजिटिव आ जाए जी, है ना। तो इसीलिए डॉक्टर की निगरानी में रहना जरूरी है। नेगेटिव PCR विथ सिम्टम्स आपको परमिट नहीं करते फ्रीली घूमने के। हाँ, आपके 2 बार RT-PCR नेगेटिव आ गए तो हम 90% से ऊपर श्योर होकर ये बोल सकते हैं कि हाँ दिस इज नॉट कोविड, ये कोई और फ्लू है या एटिपिकल निमोनिया है और जिसका ट्रीटमेंट होना है। ठीक, तो इसीलिए बार बार स्ट्रेस है डॉक्टर की निगरानी में, डॉक्टर के संपर्क में रह कर ही आप इलाज करें अगर आप सिम्टोमेटिक हैं तो। जी सर, इस समय एक बात और चल रही है, कोरोना की इस दूसरी लहर में ये देखने में आ रहा है कि RT-PCR टेस्ट के अलावा अब काफी बार डॉक्टर्स भी और खुद पेशेंट्स भी इस बात पे जोर दे रहे हैं, जिस तरह के लक्षण या मामले सामने आ रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो CT स्कैन कराना चाह रहा है या चेस्ट एक्सरे कराना चाह रहा है या खुद कुछ खास तरह के ब्लड टेस्ट करवाना चाह रहा है। ये कितना सही है और किस स्थिति में ये सारी चीजें करानी चाहिए और कब करानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अपने मर्जी से कोई भी टेस्ट नहीं कराना चाहिए। आज कोविड को लेकर ज्ञान इतना ज्यादा हो गया है कि हर आदमी को पता है कि ये 4 ब्लड टेस्ट कोविड के लिए कराए जाते हैं और ये CT स्कैन है, ये कोविड में कराया जाता है। इंसान अपनी इच्छा से जाके कोविड CT स्कैन कराता है। CT स्कैन में एक अच्छी चीज होती है कि वो एक नंबर दे देता है आपको, 25 में से इतना है, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। इंसान को एक पैरामीटर जानने की बड़ी कोशिश होती है, एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि बुखार है तो 101 है, ऑक्सीजन है तो 94 है, तो कोविड है तो कितना है, तो वो CT स्कैन उनको वो नंबर बता देता है तो बड़े खुश हो जाते हैं। पर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट है गाइडलाइंस का। दुनिया में, इंडिया में नहीं, दुनिया में कोई भी गाइडलाइन जो ट्रीटमेंट डिसाइड होती है, जो दिशा निर्देश है ट्रीटमेंट के, वो CT स्कैन और ब्लड टेस्ट के बल पे नहीं है, उन पे आधारित नहीं है। अच्छा, मैं फिर से रिपीट करूंगा, कोविड का ट्रीटमेंट विश्व के किसी भी देश में CT स्कोर और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स पे आधारित नहीं है, वो केवल और केवल ऑक्सीजन सैचुरेशन पे आधारित है। जी, आप घर पे कब तक रह सकते हैं ये आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन डिसाइड करता है। आप हॉस्पिटल में कब एडमिट होते हैं ये आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन डिसाइड करता है। आपको ऑक्सीजन किस तरह से लगना है, मास्क से लगना है कि बाइपैप लगना है कि वेंटिलेटर पे जाना है, ये ऑक्सीजन सैचुरेशन डिसाइड करता है और डॉक्टर डिसाइड करते हैं। ये CT स्कैन और ब्लड टेस्ट डिसाइड नहीं करते हैं। CT स्कैन की आवश्यकता तब होती है, जैसा कि आपने एक एग्जांपल बताया कि मैं स्टार्ट तो हुआ सर्दी खांसी से और धीरे धीरे सांस की दिक्कत आई, मेरा 1 PCR नेगेटिव, मेरा 2 PCR नेगेटिव। अब मैं CT स्कैन करवाऊंगा ये देखने के लिए कि क्या ये कोविड जैसा है। इसको कहा जाता है क्लिनिको रेडियोलॉजिकल एविडेंस। 2 PCR नेगेटिव, अगर मैंने आपसे पहले भी कहा कि 2 PCR 90% गारंटी से बोल सकते हैं नेगेटिव है तो नहीं है, 10% आर स्टिल देयर इज ए पॉसिबिलिटी। उस केसेस में CT स्कैन से मदद मिलती है। या एक पेशेंट ICU में है, अस्पताल में है, 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, रिकवरी थी, बड़ी अच्छी स्मूथ रिकवरी चल रही थी, ऑल ऑफ ए सडन डिटेरियोरेशन मिला, तो मैं CT स्कैन करूंगा ये जानने के लिए कि ये कोविड वर्सन हो रहा है या इसके ऊपर कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया है। तो CT स्कैन का यूज यहाँ पर है। हमने CT स्कैन को यूज करना चालू कर दिया RT-PCR के ऊपर। हम RT-PCR नहीं कराते, हम एंटीजन नहीं कराते, हम CT स्कैन करा लेते हैं। नॉर्मल CT स्कैन मतलब मुझे कोविड नहीं है, मुझे 5 का स्कोर है मतलब मुझे माइल्ड है, मुझे 15 का स्कोर है मतलब मुझे अस्पताल में भर्ती होना है, मुझे 20 है मतलब मुझे ICU चाहिए, भले मेरा लेवल ठीक हो, मुझे अभी के अभी ICU चाहिए। तो ये सोच बिल्कुल गलत है। और बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि मुझे CT स्कैन में 20 का स्कोर है, ऑक्सीजन लेवल कितना है सर, अच्छा वो देख के बताता हूँ, लास्ट टाइम कब चेक किया था, देखा ही नहीं, पता चला पल्स ऑक्सीमीटर ढूंढने में समय बर्बाद हो रहा है कहाँ पर है। तो जो बेसिक चीजें, हम सिंपल चीजों को छोड़ के कॉम्प्लिकेटेड चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, इसका फायदा हो ना हो ये मुझे नहीं पता, नुकसान एक जो मैं आपको बता दूं, एक CT स्कैन में 400 एक्सरे के बराबर रेडिएशन होता है, 300 से 400। एक समय था जब मैं किसी को एक एक्सरे एडवाइस करता था तो मरीज पूछता था डॉक्टर एक्सरे जरूरी है क्या, नुकसान तो नहीं होगा। आज मैं किसी को एक पैरासिटामोल की गोली भी लिखूंगा ना, मरीज सबसे पहले क्वेश्चन पूछता सर इसका कोई साइड इफेक्ट। CT स्कैन का साइड इफेक्ट कोई नहीं पूछता अनफॉर्चुनेटली। हम अपने आप को भी रेडिएशन दे रहे हैं, कम्युनिटी को भी रेडिएशन दे रहे हैं। दूसरा, जो इंसान CT स्कैन कराने आया, कौन आया होगा जिसको सिम्टम होंगे, जिसको सिम्टम होंगे।
अब जितने लोग सीटी स्कैन कराने गए, कई लोगों को बहुत माइल्ड सिम्टम थे या सिम्टम थे ही नहीं पर वो सीटी स्कैन कराने गए। आप पहले कोविड नहीं थे पर वहां से जरूर संपर्क में आके कोविड लेके आ सकते हैं जी। है ना। तो इन चीजों से बचना चाहिए। सर बीच में मैंने आपको, जब आप ऑक्सीजन लेवल के बारे में बता रहे थे तब मैंने वहां पर इंटरप्ट किया था। मैं अब उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि आपने बताया था कि यदि 95 के ऊपर है तो ठीक है, 95 से नीचे जा रहा है, 93 के नीचे जा रहा है तो वो मामला ये है कि थोड़ा गंभीर है और आदमी को हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। देखिए, ऑक्सीजन लेवल जो 100 से 92 का ड्रॉप होता है, 100 से 92 तक आने में बहुत समय लगता है। 92 के बाद फॉल बहुत रैपिड होता है। इसीलिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये कहती है कि 93 जब आपका ऑक्सीजन लेवल आ जाए तो आप हॉस्पिटल आ जाइए, उस हॉस्पिटल पे जहां पर ऑक्सीजन की फैसिलिटी है। उसका कारण ही ये है। समस्या यहाँ आती है कि जब हम 94 पहुंचते हैं तो लगता है वी आर सेफ, 93 आता है तो कहते हैं बॉर्डर लाइन है, 92 आता है तो सोचते हैं कि एक ही बार तो 92 और रात कट जाएगी, और सुबह जब उठते हैं तो सैचुरेशन 86 दिखता है। रात को 1:30 बजे तो वो 92 रहता है, पर हम सोचते हैं कि सुबह तक ठीक हो जाएगा। इंसान की एक टेंडेंसी होती है कि अस्पताल जाने से अवॉइड करना, ह्यूमन नेचर है कि ठीक हो जाएगा। एक ही बार तो 92 था, थोड़ी देर पहले तो 94 था। 4 गहरी सांस लेके अपनी कोशिश करते तो एक बार वो रीडिंग जो है वो 93, 94 भी दिख जाती है, फिर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। हल्की फुल्की तकलीफ झेलते रहते हैं। सुबह जब लेवल देखते हैं तो 88 होते हैं, जब तक आप अस्पताल पहुंचते हैं वो 70s में आ जाता है, क्योंकि 88 के बाद तो फॉल बहुत रैपिड है, आपको पता भी नहीं चलता कितना रैपिड वो लेवल गिरता है। ऐसे कंडीशन में रिजल्ट्स मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है जी। जिनका घर अस्पताल के करीब है, इमीडिएट अटेंशन मिल जाती है, वो तो फिर भी ठीक है। जिनका घर दूर है अस्पताल से, उनमें और ज्यादा समस्या आती है जी। अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब ये डिजीज गांव की तरफ फैल रही, तो वहां पर ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। उनको तो और भी लो थ्रेशोल्ड रखना पड़ेगा हॉस्पिटल्स में जाने के लिए, क्योंकि शहर में तो फिर भी आपके घर के आसपास अस्पताल होते हैं, गांव में तो जरा सी दिक्कत है जी। तो ऑक्सीजन लेवल्स की मॉनिटरिंग दिन में 3 बार तो करनी ही है। दूसरी चीज हम स्ट्रेस देते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट जी। 6 मिनट चलने के लिए कहते हैं। हम अपने कमरे में, बाहर नहीं निकलना, गार्डन में नहीं जाना, घर में नहीं घूमना, अपने घर में नॉर्मल रूम में नॉर्मल वॉक करना है। अगर 6 मिनट के वॉक के बाद आपका ऑक्सीजन का प्रतिशत 93 के नीचे आ गया, या जो रेस्टिंग पे था जब आप आराम कर रहे थे, से इट वाज 97 और वो 3% से ज्यादा का ड्रॉप हुआ, ये शो कर रहा है कि मेरे लंग्स इन्वॉल्व हो गए, मुझे हॉस्पिटल की जरूरत है। अच्छा। तो दोनों ही कंडीशन में अगर ऑक्सीजन लेवल 93 के नीचे चला गया आराम करते हुए, तो मुझे वॉक करने की जरूरत नहीं है। 93 है मतलब मुझे मेडिकल अटेंशन की जरूरत है जी। और अगर पहले 93 के ऊपर है पर मैं 6 मिनट वॉक करने के बाद वो 93 के नीचे आ गया, या बेस लाइन जो मेरा रेस्टिंग था उससे 3% से ज्यादा का ड्रॉप हुआ, इट मीन्स की मुझे हॉस्पिटल की जरूरत है। तो ये कुछ बेसिक है। दिस गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन देन ए सीटी स्कैन। जी, नहीं, बहुत अच्छी जानकारी है सर। ये अभी आपने गांव की बात की, तो यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने एक पहल की है कि क्योंकि अब जैसा अभी आपने भी बताया कि ग्रामीण इलाकों में अब संक्रमण बढ़ रहा है, वहां से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए एक पहल ये की गई है कि ग्राम पंचायतों को दवाओं के किट दिए गए हैं और उन्हें यह कहा गया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को, मितानिनों को, कि यदि गांव में किसी को भी कोविड का लक्षण दिखे तो उसे वो किट निःशुल्क दें और उन्हें खाने के लिए उसे कहें दवाओं को, जो निर्धारित दवाएं हैं, तो इससे संक्रमण नहीं फैलेगा और अस्पतालों पर भी बोझ कम पड़ेगा। ये पहल कितनी कारगर साबित हो रही है सर? देखिए, बहुत अच्छी पहल है। इसके 2 फायदे हैं जी। एक तो अगर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से किट आ गई तो मैं 4 लोगों की सलाह पे बिलीव नहीं करूंगा, या मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आपको जब कोरोना हुआ था तो क्या दवाई लिए थे। जी। दूसरा, गांव में जो क्वैकरी की प्रैक्टिस है, जो झोला छाप डॉक्टर्स है, मेरी निर्भरता उन पर से खत्म हो जाती है। जी। मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है। जी। मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली इट विल हेल्प, की क्योंकि ट्रीटमेंट जल्दी चालू हो गया। भले रिपोर्ट अवेटेड है, देखिए गांव से सैंपल शहर आना, जी, फिर उसका टेस्ट होना समय लगना ही है। तब तक अगर ट्रीटमेंट चालू हो गया है और सही दवा मिल रही है तो डेफिनेटली बहुत सारे केसेस तो गांव पे ही सेटल हो जाएंगे, जिनको दिक्कत ही नहीं होगी। हॉस्पिटल्स पे भी लोड कम होगा और डिजीज फैलेगी भी कम। तो ये स्टेप डेफिनेटली हमें आगे चल के बहुत मदद करेगा।